हेलो बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में ठीक होंगे, सेफ़ होंगे। आप लोगों को फ्राइडे के बाद क्लास नहीं भेज पाया, इस चीज़ के लिए मेरी अपॉलोजीज़ हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा आप सब लोगों से। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए हैं इस समय फैमिली में कि क्लासेस रेगुलरली सेंड कर पाना थोड़ा मुश्किल हो गया, और कुछ टेक्नोलॉजिकल इश्यूज़ भी थे। जैसे 2 दिन से लाइट ही नहीं आई, मतलब 24 घंटे, कल के पूरा दिन लाइट ही नहीं थी, परसों रात गई हुई थी क्योंकि पेड़ गिर गया था एस स्कूल के बगल में। आप में से कुछ लोगों को शायद पता भी हो। इसके अलावा मेरी जो बहन है और उनके जो हस्बैंड हैं, लोग कुवैत में रहते हैं, सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट दोनों लोग हैं, और दोनों लोगों को कोविड पॉजिटिव हो गया है। तो थोड़ा मेंटली अनस्टेबल फैमिली का भी एनवायरनमेंट था। पापा मम्मी सब लोग बहुत परेशान थे, इस वजह से मैं क्लासेस रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। तो इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा, आप लोगों को तकलीफ़ हुई। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक पहला हमने बताया भी था, जैसा कि ये पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से समझिएगा इकोनॉमिक्स शुरू हुई थी, और वो टॉपिक था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जो टॉपिक पिछली क्लास में स्टार्ट हुआ था उस टॉपिक का नाम था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। हमने बताया था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। लोग पूछें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, आप बोलो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, ग्राफ में प्रेजेंट किया जाता है। क्या प्रेजेंट किया जाता है? कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स के कम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज़, गुड्स नहीं लिखते, कम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज़। किस चीज़ का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है? दो कमोडिटीज़ के अलग अलग कम्बिनेशन का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड, जो एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता है, दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद हिज लिमिटेड रिसोर्सेस। एक प्रोड्यूसर अपने लिमिटेड रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके कोई से भी दो कमोडिटीज़ के जो अलग अलग कम्बिनेशंस को प्रोड्यूस कर सकता है। हम ये नहीं कह रहे कर रहा है, कर सकता है। जब हम जानेंगे हम क्या कर सकते हैं तभी तो हम उस पर काम करेंगे। तो एक प्रोड्यूसर अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके दो कमोडिटीज़ के अलग अलग कितने कम्बिनेशंस को प्रोड्यूस कर सकता है, इसी के ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। इसे हम पीपीएफ भी कहते हैं, इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं। बच्चों, यहीं पर एक टॉपिक आया और हम उस टॉपिक के लिए आप लोगों को पहले होमवर्क हमने दिया था। एक टॉपिक आया था एमओसी। हमने बताया था एमओसी का मतलब होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि अगर प्रोड्यूसर दो गुड्स बना रहा है, मान लो एक है गुड एक्स और मान लो एक है गुड वाई, तो क्योंकि प्रोड्यूसर के पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो वो दोनों कमोडिटीज़ की ज़्यादा इकाइयों को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। क्योंकि उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो वो दोनों कमोडिटीज़ की ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, पहले वो एक्स की 1 और वाई की 10 यूनिट प्रोड्यूस करता था, लेकिन अब बाजार में कमोडिटी एक्स की डिमांड उसको लगता है बढ़ सकती है, तो उसने गुड एक्स की प्रोडक्शन को 2 कर दिया। ऐसा करने पर उसको गुड वाई की 4 यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ी। यानी अब वो कितना कर रहा है? 6। यानी एमओसी क्या हुआ हमारा? एमओसी हुआ हमारा 4। देखो, पहले में एमओसी नहीं था, यहाँ थोड़ी ना सेक्रीफाइस हुआ, सेक्रीफाइस के नीचे हुआ, इसलिए एमओसी पहले का कुछ नहीं होता, नीचे वाले का होता है। एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए प्रोड्यूसर ने दूसरी कमोडिटी की कितनी यूनिट सेक्रीफाइस की? पहले 10 कर रहा था, अब 6 करने लगा। क्यों? क्योंकि कमोडिटी एक्स की उसको 1 यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस करनी थी। किसी भी एक कमोडिटी की एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए दूसरी कमोडिटीज़ की जितनी यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ती है उसे हम एमओसी कहते हैं। बच्चों, एमओसी का मतलब होता है फॉर्मूला वाइज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ये जो ट्रायंगल शेप है इसको डेल्टा कहते हैं। इसका मतलब है चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड वाई। डेल्टा वाई का मतलब चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। कितना चेंज हुआ? डेल्टा वाई चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड वाई, तो पहले 10 था अब 6 हो गया, तो 4 चेंज हुआ, डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, 1 था अब 2 हो गया,
कितना चेंज हुआ? 1। आंसर कितना आ गया? 4। ये 4 क्या है आपका? एमओसी। एक और तरीके से समझ सकते हो, जैसा हमने पिछली क्लास में समझाया था, एमओसी इज इक्वल टू सैक्रिफाइस अपॉन गेन। ये टेक्निकली ज़्यादा साउंड लगता है हमको समझने में, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो। एक कमोडिटी की एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए दूसरी कमोडिटी की कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ी, इसी को मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या लिखा है? सैक्रिफाइस अपॉन गेन। दोनों जगह एक ही चीज़ हो रही है। जैसे सैक्रिफाइस कितना हो रहा है? 10 था, अब 6 कर रहा है। सैक्रिफाइस कितना हो रहा है? 4, और पहले 1 था, अब 2। गेन कितना कर रहा है? 1 था पहले, अब 2, तो गेन कितना किया? 1। पहले 10 था, अब 6। सैक्रिफाइस कितना किया? 4। फिर से एमओसी कितना आया? 4। आप चाहे इस तरीके से समझना चाहें तो समझ लें, आप चाहे तो इस तरीके से समझना चाहें तो समझ लें। कई बच्चों ने कहा कि सर हम लोगों को एमओसी समझ नहीं आया, इसलिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व समझने के लिए एमओसी जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम आज की क्लास की शुरुआत में ही एमओसी बता रहे हैं। हमने आप लोगों को एक एग्जाम्पल भी दिया था करने के लिए, जिसमें पहले कॉलम में दिया हुआ था वीट की कुछ यूनिट्स और दूसरे कॉलम में दिया हुआ था क्लॉथ की कुछ यूनिट्स। वीट की यूनिट्स दी हुई थी 100, 90, 70, 40, 10 और 0, और क्लॉथ की यूनिट्स दी हुई थी 0, 25, 50, 75, 85 और 87। अब अगर हमें इस केस में एमओसी निकालना था तो हम या तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स करके मान लें। भाई ये सेक्रीफाइस हो रहा है, देखो 100, 90, 70, 40, और ये गेन हो रहा है 0, 25। तो जो गेन हो रहा था उसको हमने x माना था पिछले एग्जाम्पल में, और जो सेक्रीफाइस हो रहा था उसको हमने y माना था। वही यहाँ भी कर लेते हैं, जो गेन हो रहा है उसको x मान लेते हैं, जो सेक्रीफाइस हो रहा है उसको y मान लेते हैं। अब एमओसी निकालना है। एमओसी का फॉर्मूला अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो हमने बताया था पहले में कोई सेक्रीफाइस नहीं है, सेक्रीफाइस तो नीचे से हुआ ना। अब डेल्टा वाई 100 से 90, यानी डेल्टा वाई कितना हो गया? 10, और डेल्टा एक्स 0 से 25, 0 से 25 मतलब कितना हो गया? 25, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 25। अगर इसको हम सॉल्व करें तो आएगा, अब समझ रहे हैं मेरे ख्याल से, यहाँ हम नीचे सॉल्व करके दिखा रहे हैं, ये इस बचे हुए में हम कैलकुलेशन कर दे रहे हैं। एमओसी सबसे पहले देखिए, अगर फॉर्मूला लगा रहे हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो डेल्टा वाई 100 से 90, यानी डेल्टा वाई मतलब चेंज इन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी वाई, 100 से 90 मतलब 10, और ये 0 से 25, तो डेल्टा एक्स कितना हो गया? 0 से 25 मतलब चेंज कितना हो? 25। जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.4। तो यहाँ पर एमओसी कितना हो गया? 0.4। ज़्यादातर बच्चों का गलत था, हमने बताया नहीं जब आप लोगों ने ग्रुप पे होमवर्क सेंड किया, क्योंकि हमको पता था ये टॉपिक हमको बताना ही है। इसके बाद अगले लेवल पे एमओसी देखिए, एमओसी अब फिर आगे फिर से डेल्टा वाई 90 से 70, अब 100 से 70 नहीं देखना है, पिछले वाले से अगला वाला, 90 से 70 चेंज कितना हुआ? 20, और डेल्टा एक्स 25 से 50 कितना हुआ? 25। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 0.8। तो यहाँ पर कितना लिख दिया? 0.8 एमओसी आ गया। फिर तीसरे वाले में देखते हैं एमओसी, फिर से डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, सबकी 70 से 40, फिर से 100 से 40 नहीं देखना, पिछले वाले से अगला वाला, 70 से 40 मतलब चेंज कितना हुआ? 30, और 50 से 75 यानी चेंज कितना हुआ? 25। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.2। तो यहाँ पर कितना लिख दिया एमओसी? 1.2। फिर नेक्स्ट में 40 से 30, एमओसी देखिए 40 से 10, सॉरी 40 से 10 हो गया। जब 40 से 10 हो गया तो डेल्टा वाई कितना हुआ? 30, और जब 75 से 85 हो गया तो चेंज कितना हुआ? 10, 0 0 कैंसिल आउट। ये कितना आंसर आया? 3, यहाँ हमने 3 लिख दिया। और लास्ट वाला एमओसी, लास्ट वाले एमओसी में देखिए आप लोग, लास्ट वाले एमओसी में है 10 से 0, 10 से 0 मतलब कितना सेक्रीफाइस हो गया? 10 का। 10 से 0 मतलब सेक्रीफाइस हो गया 10 का, और 85 से 87 यानी गेन कितना हुआ? 2 का। ये कितना हो गया? 5। यहाँ पर कितना लिख दिया? 5। तो चाहे डेल्टा वाई डेल्टा एक्स करके निकाल लेते, और चाहे तो इस क्वेश्चन को हम सेक्रीफाइस और गेन करके भी निकाल सकते थे। कैसे? 100 से 90 सेक्रीफाइस कितना हुआ? 20, 0 से 25 गेन कितना हुआ? 25, 90 से 70 सेक्रीफाइस कितना हुआ? 90 से 70 सेक्रीफाइस कितना हुआ? 20। सॉरी यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक है, ये 20 है। बाकी आंसर हमने कुछ गड़बड़ कर दी क्या कहीं? अरे सही तो निकाला था,
वो गलत वैल्यू, ठीक है, करेक्ट था बच्चों, गलत नहीं है, वो ऊपर वाला था। सबसे पहले 100 से 90 यानी सेक्रीफाइस कितना किया 10, और 0 से 25 गेन कितना किया 25, सही आ गया। फिर 90 से 70 सेक्रीफाइस कितना किया 20, 25 से 50 गेन कितना किया 25। फिर 70 से 40 सेक्रीफाइस कितना किया 30, 50 से 75 गेन कितना किया 25। 40 से 10 सेक्रीफाइस कितना किया 30, 75 से 85 गेन कितना किया 10। 10 से 0 सेक्रीफाइस कितना किया 10, 85 से 87 गेन कितना किया 2। मेरे ख्याल से आप लोग को आ गया होगा। जब भी आप लेकिन पेपर में कैलकुलेट करिएगा तो ये जो हमने साइड में निकाला है ना, ऐसा कैलकुलेशन भी आपको दिखाना होगा, वरना टीचर को आप नंबर दे दोगे, मौका दे दोगे नंबर काटने का। ये कैलकुलेशन दिखाने के बाद आप लोग नीचे लिख देना वर्किंग नोट। ये आपने क्या निकाला है, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट मतलब हमने कैलकुलेट कैसे किया एमओसी, ये भी आपने बता दिया। बात समझ रहे हैं? अगर ये पोर्शन आपने नहीं बनाया एग्जाम में, रफ में नहीं करना है, वहीं मार्जिन खींच के राइट साइड में कर दीजिए ये पोर्शन, और नीचे लिख दीजिए वर्किंग नोट, या ऊपर लिख दीजिए वर्किंग नोट। अगर ये पोर्शन आपने नहीं बनाया तो टीचर आपके नंबर ये कह के काट सकता है कि वैल्यू कहाँ से आई बताओ तो, हमको समझाओ तो टीचर को बच्चों मौका नहीं देना है कभी। बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर की अहमियत बहुत ज़्यादा है, हमें कभी भी टीचर को मौका नहीं देना कि वो हमारे नंबर काट ले जाए। ठीक है बच्चों, चलिए एक और क्वेश्चन हमने आप लोगों को होमवर्क दिया था, गन्स एंड ब्रेड वाला। सॉरी बच्चों, कैमरा हिल गया। गन्स एंड ब्रेड वाला एक और क्वेश्चन हमने आप लोगों को होमवर्क दिया था, हम वो क्वेश्चन भी आप लोगों को बता दे रहे हैं, गन्स और ब्रेड वाला, जिसमें पहले कॉलम में दिया हुआ था गन्स, ये भी एमओसी क्योंकि कई लोगों ने गलत निकाला। गन्स दिया था 0, 1, 2, 3, 4 और 5, और सेकेंड कॉलम में यूनिट्स ऑफ ब्रेड दिया हुआ था। ब्रेड दिया हुआ था बच्चों, ब्रेड की यूनिट्स दी थी 30, 28, 24, 18, 10 और 0। मेरे ख्याल से अब तक आप लोग समझ गए होंगे एमओसी कैसे निकलता है। एमओसी का मतलब होता है, बहुत सरल भाषा में अगर कहें तो, सेक्रीफाइस अपॉन गेन, या डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं। आपने अपने स्कूलों में देख लीजिएगा, कुछ टीचर फालतू के नंबर काटते हैं सब उल जलूल चीज़ों में। ठीक है बच्चों, चलिए अब समझते हैं, इस बार फिर से एमओसी निकालते हैं। तो बच्चों सबसे पहले देखिए, पहले में हमने जैसा कि बताया कभी भी कोई सेक्रीफाइस हुआ ही नहीं, सेक्रीफाइस तो अगले से हुआ। जब ब्रेड की 2 यूनिट सेक्रीफाइस हुई तो 1 गन की यूनिट गेन हुई, यानी 30 से 28 हुआ, यानी 2, सेक्रीफाइस कितना हुआ 2, और 0 से 1 हुआ, गेन कितना हुआ 1, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 कितना हुआ। सबसे पहले एमओसी निकाल रहे हैं, सेक्रीफाइस हुआ 30 से 28 यानी 2, और गेन हुआ 0 से 1 यानी 1, तो आंसर कितना आया बच्चों 2, यहाँ पर लिख दिया हमने 2। फिर अगले वाले में देखो बच्चों, एमओसी सेक्रीफाइस हुआ 28 से 24, कितना हुआ 4। सब लोग गलती करते हैं 30 से लेने लगते हैं, नहीं पिछले वाले से लेना। 28 पहले प्रोड्यूस हो रहा था, अब 24, कितना सेक्रीफाइस हुआ 4। क्यों? क्योंकि गन्स की 1 यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस की गई। कितना आंसर आ गया 4। फिर से एमओसी 24 से 18 सेक्रीफाइस कितना हुआ 6, 24 से 18 सेक्रीफाइस कितना हुआ 6, 2 से 3 गेन कितना हुआ 1, आंसर कितना आया। फिर एमओसी 18 से 10 सेक्रीफाइस कितना हुआ 8, गेन कितना हुआ 1, आंसर कितना आया 8। फिर एमओसी 10 से 0, अरे हम यहाँ तो लिखना भूल गए 2, फिर ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8, आखिरी में 10 से 0 सेक्रीफाइस कितना किया 10, गेन कितना किया 1, आंसर कितना आया 10। फिर से यहाँ पर लिख दीजिए आप लोग कि ये क्या आपने बनाया, ये आपने बनाया वर्किंग नोट। टीचर को ये दिखाना है हमेशा वर्किंग नोट, ये तरीका यही है। हम बच्चों पढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपका एक नंबर भी ना कटे, एक एक नंबर का अपना बहुत महत्व है। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से पिछले क्लास के जितने डाउट होंगे वो अब तक दूर हो गए होंगे। अब हम आगे पढ़ाने जा रहे हैं पिछले क्लास से। पिछले क्लास से 1-2 चीज़ें हम लोगों को अब आगे पढ़नी है। जो हम लोगों ने ग्राफ बनाया था, उस ग्राफ का क्या मतलब होता है, वो ग्राफ क्या बताता है, अब हमें ये चीज़ें समझनी है। हमने तो पिछले क्लास में बस आप लोगों को बताया कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। बच्चों जब आप लोगों ने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का ग्राफ बनाया तो वो कुछ ऐसा बना था। 2 कमोडिटीज़ होती हैं, एक कमोडिटी को मान लेते हैं होता है गुड एक्स, और दूसरी कमोडिटी को मान लेते हैं होता है गुड वाई। हमने आज बताया 2 कमोडिटीज़ के ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को कहते हैं, और कुछ ऐसा बना था आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, मान लेते हैं ए बी नाम है इसका। ऐसा ही कुछ बना था आप लोगों का ग्राफ।
अब हम लोगों को इस ग्राफ के बारे में कुछ समझना होगा बच्चों। ग्राफ पर, इस लाइन पर और इस लाइन के अंदर जितना पोर्शन होता है उसे हम लोग कहते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशन। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अटेनेबल कॉम्बिनेशन। अटेनेबल कॉम्बिनेशन का मतलब गुड एक्स और गुड वाई की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व तक जितनी इकाइयां हैं वो हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इस कर्व के बाहर जितना पोर्शन होता है उसे बच्चों हम कहते हैं अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। यानी कि इस कर्व के बाहर जाकर हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं। इस कर्व पर और इसके अंदर रहते हुए गुड एक्स और गुड वाई के अलग अलग कॉम्बिनेशन को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इस कर्व के बाहर जा कर के हम गुड एक्स और गुड वाई के प्रोडक्शन के अलग अलग कॉम्बिनेशन को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें बताता है कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। हमने आज ही आप लोगों को बताया कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन तो है जो ये बताता है कि दो कमोडिटीज़ के कौन कौन से अलग अलग कॉम्बिनेशन कैन बी प्रोड्यूस्ड, हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर के लिमिटेड रिसोर्सेज से। तो लिमिटेड रिसोर्सेज से हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं? ए बी पर या ए बी के अंदर, क्योंकि इतने ही रिसोर्सेज हैं, लेकिन ए बी के बाहर हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। बच्चों ये ग्राफ बना लीजिए ऐसे ही जैसे हमने रफली स्केच किया है, आप भी बना लीजिए। ग्राफ रफली स्केच आप कर सकते हो जब हम आपसे कहें, लेकिन साफ होना चाहिए, ऐसे ही प्लॉटेड। हम उम्मीद करें आपने वीडियो पॉज करके ये ग्राफ अब तक बना लिया होगा। इसी के आगे आप लोग लिखिए अपनी कॉपी में, इसी के आगे ये ग्राफ जब बना लीजिएगा तो इसके नीचे, मतलब सॉरी आगे नहीं मतलब नीचे लिखो ऑल पॉइंट्स ऑन द पीपीसी, all points on the PPC or inside the PPC, all points on the PPC or inside the PPC are attainable combinations, are attainable combinations of output। अटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट मतलब गुड एक्स और गुड वाई की कितनी यूनिट हम मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते हैं। आर अटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट कॉमा with the given resources and technology, with the given resources and technology, full stop, with the given resources and technology, full stop। आपने लिखा कि पीपीसी पर या पीपीसी के अंदर, यानी इस कर्व ए बी पर, या ये कर्व ए बी क्या है? पीपीसी ही तो है। ये जो कर्व ए बी हमने बनाई है, ए बी यहाँ पर ए बी का मतलब है यहाँ पर पीपीसी, क्योंकि कर्व ए बी पीपीसी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये जो कर्व ए बी है, या इस कर्व ए बी के अंदर कमोडिटी एक्स और वाई के जितने भी अलग अलग कॉम्बिनेशंस का प्रोडक्शन हो रहा है, वो ये बताते हैं कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से एक्स और वाई कमोडिटी के कितने अलग अलग कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करने में सक्षम हैं, कितना हम कर सकते हैं। फुल स्टॉप लगा के नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो 10 कॉमा एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री लाइन, ये है बाउंड्री लाइन, एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री लाइन। इस बाउंड्री लाइन पर सिर्फ ए बी ही नहीं, कोई भी पॉइंट, ये पॉइंट हो सकता है, ये पॉइंट हो सकता है, ये पॉइंट हो सकता है, ये पॉइंट हो सकता है। पिछली क्लास में आप लोगों ने पॉइंट रख के ग्राफ बनाए थे। तो पूरे पीपीसी पर कोई भी पॉइंट जो बाउंड्री लाइन पे है, 10 कॉमा एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री लाइन और विद इन द बाउंड्री लाइन, एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री लाइन और विद इन द बाउंड्री लाइन, चाहे ये पॉइंट बाउंड्री लाइन पर हो या कहीं भी बाउंड्री लाइन के अंदर हो, कहीं भी कोई भी पॉइंट जो इस पीपीसी की बाउंड्री लाइन पर हो या बाउंड्री लाइन के अंदर हो, और विद इन द बाउंड्री लाइन
of production is a point that shows boundary line of production is a point that shows attainable combination of output of two goods. TWO, attainable combinations of output of two goods. दो वस्तुओं के कौन कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने में सक्षम है, जो वो कर सकता है। ये हमें पता चलता है उन पॉइंट से जो पीपीसी की बाउंड्री लाइन पर हो या पीपीसी की बाउंड्री लाइन के अंदर हो। जो भी कॉम्बिनेशन पीपीसी की बाउंड्री लाइन पर है या पीपीसी की बाउंड्री लाइन के अंदर है, जो भी कॉम्बिनेशन कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई के प्रोडक्शन का पीपीसी की बाउंड्री लाइन पर है या पीपीसी की बाउंड्री लाइन के अंदर है, उसे हम अटेनेबल कॉम्बिनेशन कहेंगे। इज अ पॉइंट दैट शोज अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट ऑफ टू गुड्स। अटेनेबल कॉम्बिनेशन को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दो, फुल स्टॉप लगा के नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो any point outside the boundary line, any point outside the boundary line, any point outside the boundary line of production shows, any point outside the boundary line of production shows अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। जो बाउंड्री लाइन के बाहर है शोज अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कर देना, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट ऑफ टू गुड्स, ऑफ आउटपुट ऑफ टू गुड्स, फुल स्टॉप। जो भी पीपीसी की बाउंड्री लाइन के बाहर के कॉम्बिनेशन है, कोई भी पॉइंट, वो पॉइंट पीपीसी के बाहर यहाँ होता, यहाँ होता, यहाँ होता, यहाँ होता, कहीं पर भी होता, वो पॉइंट क्या कहलाता? अनअटेनेबल, यानी वो प्रोड्यूसर कभी भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। बच्चों अपनी कॉपी में नीचे हेडिंग लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी को पेपर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी के नाम से भी पूछा जा सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी को एग्जाम में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी के नाम से भी पूछा जा सकता है। और प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी समझने के लिए हमें एक बार रफली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फिर से ड्रॉ करना होगा। आप भी अपनी कॉपी में हमारे साथ ड्रॉ कर लीजिए। एक्स एक्सिस पे मान लेते हैं हम गुड एक्स को दिखा रहे हैं, और वाई एक्सिस पे मान लीजिए हम गुड वाई का प्रोडक्शन दिखा रहे हैं, और ये है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जिसका नाम क्या है? ए बी। ठीक है बच्चों, एक रफली ग्राफ आप लोग भी ड्रॉ कर लीजिए ऐसे जैसे हमने ड्रॉ किया। दो प्रॉपर्टीज होती हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। पहली प्रॉपर्टी है कि पीपीसी इज ऑलवेज कॉनकेव टू द ओरिजिन। पीपीसी इज ऑलवेज कॉनकेव टू द ओरिजिन। पीपीसी जो है या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो हमेशा किस शेप की होती है बच्चों? याद रखना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमेशा कॉनकेव शेप की होती है। अब आप लोगों में से कुछ बच्चों ने कॉनकेव पढ़ा भी होगा। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है मेरे ख्याल से कि कॉनकेव का मतलब दो शेप्स होते हैं। फिजिक्स में आपने शायद लेंस में पढ़ा हो। एक होता है, ये होता है कॉन्वेक्स, और इस शेप को कहते हैं कॉनकेव। जो ऊपर से डाउनवर्ड शेप में हो और फिर लेफ्ट को मुड़ जाए, वो होती है कॉनकेव शेप। और जो ऊपर से डाउनवर्ड शेप में तो हो मगर राइट साइड में मुड़ जाए, वो होती है बच्चों कॉन्वेक्स। याद रखना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमेशा कैसी होती है? कॉनकेव होती है। कॉनकेव का मतलब ऐसी, जैसी अभी हमने बनाई, हमेशा ऐसी ही बनती है।
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कोई पूछे अगर, तुमने तो मुंह उठा के बोल दिया कि सर ऐसा है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो कॉनकेव होती, कॉनकेव टू द ओरिजिन होती, तुमने बोल दिया। लेकिन तुम्हारे सर ने कहा कि भाई ऐसा क्यों होता है, वाई? तो तुम्हारा आंसर यही होगा जो हमने बताया। देखो, जब से हम लोग एमओसी का कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं पिछली क्लास से आज तक, एक पैटर्न है। देखो, एमओसी की वैल्यू लगातार बढ़ती जाती है, 2, 4, 6, 8, 10। पिछले एग्जाम्पल में भी देख लो, 0.4, 0.8, 1.2, 3 और 5। एक क्वेश्चन हमने और भी कराया था पिछली क्लास में, आप लोग उसमें भी देख लो। एमओसी जब तक बढ़ता है, इसी कारण से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉनकेव होता है। अगर कोई पूछे कि पीपीसी कॉनकेव क्यों होता है, तो बोलोगे बिकॉज एमओसी इज इंक्रीजिंग, क्योंकि एमओसी बढ़ता है इसलिए पीपीसी कॉनकेव होता है। लेकिन अगर कभी अगर क्वेश्चन में दिया है कि बताओ अगर एमओसी जो है वो घट रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, तो पीपीसी का शेप क्या होगा ज़रा बताइए। तो समझने वाली बात है। अगर कॉनकेव होता है इसलिए क्योंकि एमओसी बढ़ता है, तो अगर डिक्लाइन कर रहा है तो इसका शेप अपने आप ही क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा, यानी इस शेप का हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चों, जब तक एमओसी राइज करता है तब तक पीपीसी का जो शेप होता है वो कॉनकेव होता है, और साधारण परिस्थितियों में ऐसा ही होता है। लेकिन अगर एमओसी घटने लगे तो जो पीपीसी का शेप होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉन्वेक्स हो जाएगा। ये स्कूल में आपको कोई टीचर नहीं बताएगा, ये बहुत ज़रूरी बात है जो हमने बताई। और ये सिर्फ इसी साल नहीं, आपको 12th बीकॉम हर साल काम आएगी, ये टॉपिक आपका पीछा छोड़ेगा नहीं। एक और चीज़ बच्चों, अगर हमने बता दिया पीपीसी कॉनकेव होगी अगर एमओसी बढ़ रहा है, पीपीसी कॉन्वेक्स होगी अगर एमओसी घट रहा है, क्या होगा अगर एमओसी कांस्टेंट हो जाए? कांस्टेंट हो जाए मतलब ना बढ़े और ना घटे, जितना है उतना ही रहे। फॉर एग्जाम्पल 10, हमेशा 10 ही रहे। ऐसे केस में अगर एमओसी, याद रखना बच्चों, कांस्टेंट होता है तो पीपीसी का जो कर्व होता है वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हम बता रहे हैं। स्ट्रेट लाइन का मतलब पीपीसी ऐसा हो जाएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ना डाउनवर्ड टू राइट ना डाउनवर्ड टू लेफ्ट। ऐसा कब होगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कब बनेगा? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल बी स्ट्रेट लाइन व्हेन एमओसी इज कांस्टेंट। तो बच्चों ये तीनों बातें आप लोगों को बतानी होंगी इस पॉइंट के अंदर। पीपीसी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी में पहली प्रॉपर्टी है कि पीपीसी इज ऑलवेज कॉनकेव टू द ओरिजिन। वाई? तो आप लोग को लिखना है, ये होमवर्क है आज का, हमने आपको समझा दिया है बट लिखना आपको खुद है। पीपीसी इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। वाई? पीपीसी इसलिए है ओरिजिन पे कॉनकेव क्योंकि एमओसी बढ़ रहा है। लेकिन आप बताओगे कि अगर एमओसी बढ़ने की जगह डिक्लाइन कर रहा होता तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉन्वेक्स शेप का हो जाएगा। फिर नीचे बनाओगे भी कॉन्वेक्स शेप। फिर लिखोगे कि अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है अगर एमओसी कांस्टेंट हो गया, ना बढ़े ना घटे, तो पीपीसी एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। आप बनाओगे भी एक स्ट्रेट लाइन, एक्स एक्सिस पे गुड एक्स, वाई एक्सिस पे गुड वाई, एक्स एक्सिस पे गुड एक्स, वाई एक्सिस पे गुड वाई, एक्स एक्सिस पे गुड एक्स और वाई एक्सिस पे गुड वाई। ये होमवर्क है आप लोगों का, हमने समझा दिया है। दूसरा पॉइंट बच्चों देखिए, पीपीसी इज ऑलवेज कॉनकेव टू द ओरिजिन। और दूसरा, पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इसका शेप कॉनकेव होता है, लेकिन इसका जो स्लोप है, स्लोप मतलब ढलान, शेप मतलब आकार, तो शेप तो कॉनकेव होती है बट स्लोप, ढलान हमेशा डाउनवर्ड होती है, कभी ऊपर को नहीं जाता। डाउनवर्ड क्यों होता है? फिर से रीजन अगर कोई पूछे वाई, ऐसा क्यों, तो आप बोलोगे बिकॉज प्रोड्यूसर हैज लिमिटेड रिसोर्सेज। बिकॉज प्रोड्यूसर हैज लिमिटेड रिसोर्सेज। और अगर उसको एक कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ाना है
तो उसको दूसरे कमोडिटी की कुछ यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। हमने आपको आंसर एक्सप्लेन कर दिया है। PPC इज ऑलवेज कॉन्केव टू द ओरिजिन, वाई? बिकॉज MOC इज इंक्रीजिंग। इंक्रीज होगा तो ऐसा बढ़ेगा, लेकिन अगर MOC डिक्रीज होगा तो कॉन्वेक्स हो जाएगा। इसी शेप को कॉन्वेक्स बना देना है। अगर MOC एक कांस्टेंट हो गया तो PPC एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। स्ट्रेट लाइन लेकिन डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, ऐसा या ऐसा नहीं, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। ये एक्सप्लेन करना है आपको, ध्यान रखिए, ऐसे ही नहीं लिख के छोड़ दीजिएगा, एक्सप्लेन करना है प्रॉपरली। फिर सेकंड पॉइंट, PPC इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज प्रोड्यूसर हैज लिमिटेड रिसोर्सेज। अगर प्रोड्यूसर को किसी एक कमोडिटी, मान लो कमोडिटी X का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो उसको कमोडिटी Y का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर उसको गन्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो ब्रेड का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस, क्योंकि उसके पास प्रोड्यूस करने के लिए जो संसाधन है वो क्या है? लिमिटेड है। बच्चों यहाँ तक पढ़ना। पिछली क्लास, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी एडवाइस तो ये होगी कि ये क्लास देखने के बाद फिर से पिछली क्लास देखना और फिर से एक बार आज की क्लास देखना, तो PPC की मीनिंग आपकी बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। कल की क्लास PPC की और इस चैप्टर की आखिरी क्लास है। उसके बाद हम लोग स्टैटिस्टिक्स का नया चैप्टर बच्चों स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इतना पढ़िएगा, जो डाउट हो पूछिएगा। नया ग्रुप बन ही चुका है, जो बच्चे हैं अब इसमें पढ़ने वाले ही हैं। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय बच्चों।